तो देखो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था उसका एक बार थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं और उसके बाद में आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे नेटवर्किंग डिवाइस का। और आज की क्लास में साथ में हम इंटरनेट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट को समझेंगे। इंटरनेट के अंदर हमारे पास इंटरनेट की जो इंपॉर्टेंट जो सर्विसेज वगैरह होती है उन सब पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक, तो अगर यहाँ पे बात करें कि हमारे पास में जो लास्ट क्लास के अंदर हमने जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने बात की थी कि हमारे इंटरनेट की, हमारे पास नेटवर्क की जो हिस्ट्री है उस नेटवर्क की हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हमने नेटवर्क की हिस्ट्री के अंदर हम लास्ट क्लास के अंदर हमने नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किया था और साथ में हमने बात की थी कि हमारे पास में जो ओएसआई मॉडल होता है उसके बारे में हम डिस्कशन किया था। तो हम आज की जो क्लास है उसमें हम बेसिकली नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स को आगे हम डिस्कशन करेंगे और साथ में हम किसकी बात करेंगे, साथ में बात करेंगे इंटरनेट की बात करेंगे। ठीक, तो देखो नेटवर्क की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था उसमें ये देखा था कि दुनिया का जो सबसे पहला नेटवर्क बना था वो नेटवर्क कौन सा बना था, दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था ARPANET। ठीक है, कब बनाया गया था, 1969 में। किसके द्वारा बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद में नेटवर्क में धीरे धीरे ग्रोथ हुई। फिर हमने बात की कि हमारे पास में दो महान साइंटिस्ट थे, विंडसर बोब खान। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1973 में TCP/IP को डेवलप किया था और TCP/IP को डेवलप करने के बाद में उसके बाद में 1 जनवरी 1983 में TCP/IP को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया था। किस द्वारा, ARPANET का। उसी दिन हम क्या कहते हैं, उसी दिन इंटरनेट का डेट ऑफ बर्थ कहते हैं। ठीक, उसके बाद में 1990 के दशक में हमारे पास में हमारे एक महान साइंटिस्ट और भी थे जिनकी बात करते हैं, टिम बर्नर्ली। टिम बर्नर्ली ने फिर किसकी आविष्कार किया था, टिम बर्नर्ली ने हमारे वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था और उसके बाद में इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आना स्टार्ट हो गया था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन कर लिए थे और साथ में हमने लास्ट क्लास में बेसिकली हमने किसके बारे में बात की थी, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि हमारे पास जो ओएसआई मॉडल होता है उसके कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी लास्ट क्लास में। और ओएसआई मॉडल की जो अभी 7 जो लेयर होती है उन 7 लेयर्स के बारे में हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कशन कर लिया था। अगर ओएसआई मॉडल की हम 7 लेयर की बात करें तो हमारे पास में ओएसआई मॉडल की 7 लेयर के रूप में सबसे पहले लेयर कौन सी होती है, फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन। ठीक है, और यूजर किससे कनेक्ट होते हैं, एप्लीकेशन लेयर से। उसके बाद में जो फिजिकल मीडियम होते हैं ना, ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, उसमें डेटा कौन सी लेयर भेजती है, फिजिकल लेयर भेजती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिए थे। साथ में लास्ट क्लास में हमने ट्रांसमिशन मीडियम जो होते हैं उसमें हमने 2 टाइप के मीडियम की बात की थी, एक गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम होता है, एक अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम होता है। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर हमने 3 टाइप्स की केबल्स की बात की थी ना, 3 टाइप के वायर्स की बात की थी। कौन से वायर, एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल, एक कोएक्सियल केबल, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल। अनगाइडेड हमने किसकी बात की थी, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। तो ये सारा का सारा डिस्कशन हमने कर लिया था और इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हमने जो इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कशन कर लिए थे। ठीक, अब देखो उसके बाद अगर हम बात करें आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं उसमें नेटवर्किंग डिवाइस में इंपॉर्टेंट कौन कौन से डिवाइस होते हैं जिसको कि हम नेटवर्क बनाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक, भाई सिंपल सी बात है कि आज के दिन हम बात करें तो हमारे पास में पूरी दुनिया में फैला हुआ जो नेटवर्क होता है और पूरी दुनिया में फैला हुआ जो नेटवर्क उसको हम वैन नेटवर्क के नाम जानते हैं, जिसके ऊपर बेसिकली हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन सी सर्विस है, इंटरनेट की सर्विस है। तो उन सारे पॉइंट्स को हम आज क्लास में डिस्कशन करेंगे और उन्हीं सारे पॉइंट्स के बेस पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग डिवाइस। तो देखो अगर हम नेटवर्किंग डिवाइस की बात करें तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम नेटवर्किंग डिवाइस की चर्चा करेंगे तो नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब यहाँ पे होगा कि भी नेटवर्क के अंदर जो आपके पास में जो आज के दिन जो नेटवर्क होते हैं उन नेटवर्क्स के अंदर जो जो डिवाइस आपकी हेल्प करती है क्या करने के लिए, नेटवर्क को बनाने के लिए, उन सभी को हम क्या करेंगे, उन सभी को हम कहेंगे नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक, तो नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में जनरली हम किन किन डिवाइस की बात करते हैं तो एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में, नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में जनरली हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं हमारे पास एक होता है, जैसे हम बात करते हैं क्या होता है, मोडम होता है। ठीक, जिसको कहते हैं मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन डिवाइस। ठीक, फिर हम बात करते हैं हमारे पास एक होता है जिसको कहते हैं NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ठीक, फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में हमारे पास क्या होता है, हब होता है। नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में हमारे पास क्या होता है, रिपीटर होता है, हमारे पास क्या होता है, रिपीटर होता है। ठीक, फिर नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में हमारे पास क्या होता है, हम बात करते हैं हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में किसकी बात करते हैं, हम स्विच की बात करते हैं नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में। ठीक, फिर अगर नेक्स्ट अगर नेटवर्किंग डिवाइस की बात करें तो हम बात करते हैं स्विच के बाद हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, ब्रिज की बात करते हैं। ठीक, अच्छा फिर नेक्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं राउटर की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में बात करते हैं किसकी, ब्राउटर की बात करते हैं।
हम किसकी बात करते हैं, राउटर की बात करते हैं। अगले नेटवर्किंग डिवाइस की बात करें तो हम किसकी चर्चा करते हैं, हम गेटवे की चर्चा करते हैं, गेटवे की चर्चा करते हैं। फिर हमारे पास में एक सिक्योरिटी के रूप में हमारे पास में डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं फायरवॉल्स के नाम से जानते हैं, फायरवॉल्स के नाम जानते हैं। तो देखो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइस है जिन्हें हमें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मॉडेम हो गया, एनआईसी कार्ड हो गया, हब हो गया, रिपीटर हो गया, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, राउटर हो गया, ब्राउटर हो गया, गेटवे हो गया, फायरवॉल हो गया, ये सभी हमारे पास में क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है, इनमें से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है और इनमें से कौन सी नेटवर्क डिवाइस नहीं है। तो आपको इस सारे के सारे नेटवर्किंग डिवाइस का नाम तो जरूर से याद कर लेना है ना, नाम याद कर लेना है। और इनके जो इंपॉर्टेंट जो बेसिक जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको ध्यान रखना है इन नेटवर्किंग डिवाइस के ऊपर, ठीक है। अब देखो हमारे पास में अगर हम नेटवर्किंग डिवाइस की बात करें तो नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर, प्रिंटर एंड अदर डिवाइस इन नेटवर्क टू अनेबल कम्युनिकेशन एंड डेटा शेयरिंग। इसका मतलब नेटवर्किंग उपकरण वे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर, प्रिंटर आदि को आपस में जोड़ने और डेटा साझा करने के लिए किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम नेटवर्किंग डिवाइस को काम में लेते हैं। जैसे भाई सिंपल सी बात है कि कल की क्लास में डिस्कशन किया था कि हमें क्या करना है, हमें ऑफिस के 4 से 5 कंप्यूटर है, उन ऑफिस के 4 से 5 कंप्यूटर को और एक प्रिंटर को हमें क्या करना है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना है, मतलब उनके बीच में क्या करना है, नेटवर्किंग करनी है। तो देखो इनके बीच में नेटवर्किंग करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक डिवाइस को काम में लेंगे यहाँ पे, और मान चलो हमने यहाँ पे जो डिवाइस काम में लिया है उस डिवाइस के रूप में हमने कौन सा डिवाइस काम ले लिया, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हमने जो डिवाइस काम में लिया है उस डिवाइस के रूप में हमने यहाँ पे काम में ले लिया कौन सा, स्विच काम में ले लिया, ठीक। अब आप कहोगे सर कल तो आपने इसका नाम ब्रिज वो हब बताया था, आज आप स्विच काम में ले रहे हो, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रिंटर है, ठीक। और ये हमारे क्या है, ये हमारे पीसी है ना, ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर है। तो पीसी नंबर 1, ठीक है, ये पीसी नंबर 2, ये 3, ये क्या 4, ठीक। और इनको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, इनको हमने एक नेटवर्किंग डिवाइस के माध्यम से हमने कर रखा है, नेटवर्क में किससे, स्विच से कनेक्ट कर रखा है, ओके। अब देखो ये स्विच यहाँ पे जो है ना, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। अच्छा साथ में जैसे हमारे पास में स्विच को जब हम इन कंप्यूटर को इस पर्टिकुलर स्विच से कनेक्ट करते हैं तो हमें कनेक्ट करने के लिए केबल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो केबल है ना, ये केबल है ना, ये जो केबल है, ये जो केबल है, इस केबल्स के रूप में जनरली हम कौन सी केबल काम में लेते हैं, यहाँ पे हम काम में लेते हैं कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सी केबल काम में लेते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए कि भी आपके जो लोकल नेटवर्क होता है, जो लैन नेटवर्क होता है, लैन नेटवर्क के अंदर जो आप डिवाइस कनेक्ट करते हो उसको जनरली कौन सी केबल से कनेक्ट करते हो, तो जनरली आप ट्विस्टेड पेयर केबल से कनेक्ट करते हो। और ट्विस्टेड पेयर केबल में भी यहाँ पे आपके ट्विस्टेड पेयर केबल की जो आपकी कैटेगरी होती है उसमें कौन सी, यूटीपी है ना, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को यहाँ पे जनरली हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने केबल्स को काम में लेके, नेटवर्क डिवाइस को काम में लेके हमने क्या कर दिया, एक नेटवर्क बना दिया। अब इस नेटवर्क बनाने के बाद में क्या होगा, ये कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, इस प्रिंटर को प्रिंट कमांड दे सकते हैं और चारों ही कंप्यूटर एक ही प्रिंटर को काम में ले सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में डिस्कशन कर लिया था, इन कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे जानते हो और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के रूप में हम नेटवर्किंग डिवाइस क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखो अकेला एक स्विच नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होता है, नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में तो मैंने जो नाम लिखा है ना वो सारे नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। तो सबसे बात करते हैं फर्स्ट नेटवर्किंग डिवाइस में, जिसकी हम बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो देखो ना, किसी भी डिवाइस को अगर आपको कम्युनिकेशन करने के लिए अगर आपको नेटवर्क से जोड़ना है, नेटवर्क में जोड़ना है, तो उस डिवाइस में एक कार्ड लगा होता है जिसको हम कहते हैं एनआईसी कार्ड। और ना एनआईसी कार्ड जो है ना, उसी की हेल्प से आपका जो डिवाइस है वो नेटवर्क से कनेक्ट हो पाता है, ठीक। तो यहाँ पे बात करें तो देखो, इट कनेक्ट ए कंप्यूटर टू नेटवर्क वायर्ड और वायरलेस, ईच एनआईसी कार्ड यूनिक मैक एड्रेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि बेसिकली एनआईसी कार्ड की बात करें तो जैसे मान चलो आपके पास लैपटॉप है, तो लैपटॉप में आप वाईफाई से जो आप नेटवर्क से कनेक्ट करते हो ना, वाईफाई नेटवर्क से जो लैपटॉप को कनेक्ट करते हो वो आप इसलिए कनेक्ट कर पा रहे हो क्योंकि आपके वाईफाई जो नेटवर्क है उस वाईफाई का एक एनआईसी कार्ड आपके लैपटॉप में लगा हुआ है। तो आपका जो एनआईसी कार्ड है ना वो 2 टाइप के आते हैं, एक तो वायर्ड, एक वायरलेस, ठीक। जैसे यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे डायग्राम में दिखाए गए, जैसे आपने देखा होगा जो पीसी होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, उसमें पीछे एक साइड एक पोर्ट होता है, क्या, एक केबल लगाने का, मतलब है ना नेटवर्क की केबल, इंटरनेट के लिए, नेटवर्क के लिए केबल अटैच करने का एक पोर्ट होता है जिसको हम RJ45 पोर्ट कहते हैं, ठीक है। उसमें जो केबल कनेक्ट होती है वो भी आपके एनआईसी कार्ड के अंदर कनेक्ट होती है। वायरलेस एनआईसी कार्ड के रूप में इस टाइप के एंटीना कार्ड होते हैं, एक जैसे यूएसबी एनआईसी कार्ड भी आता है, ठीक है। और ये एनआईसी कार्ड होता है ना, इस एनआईसी कार्ड को एक एड्रेस मिला होता है, उस एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं, है ना। कंप्यूटर की दुनिया में हम बेसिकली 2-3 टाइप के एड्रेस की बात करते हैं, मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस एक 48 बिट्स का एड्रेस होता है।
ये सारी की सारी कहानी मैं आपको सेपरेट पढ़ाने वाला हूँ कि मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस में IPv4 एड्रेस क्या होता है, IPv6 एड्रेस क्या होता है, उसके अलावा पोर्ट एड्रेस क्या होता है, ठीक है, फिर वेबसाइट का जो नाम होता है, डोमेन नेम होता है, वो क्या होता है, ये सब सेपरेट मैं आपको स्टडी करवाने वाला हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली जो आप ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, इसमें आपको इस सब्जेक्ट्स को एक प्रॉपर मैनर्स में पढ़ना चाहिए। जनरली होता क्या है कि नॉन टेक स्टूडेंट जब ICSE सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो क्या करते हैं, तो किसी भी पोर्शन को उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सब्जेक्ट को एक प्रॉपर मैनर्स में पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे सब्जेक्ट आपको प्रॉपरली समझ में आएगा और यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन आप इसके अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे बात करें तो हमारे पास सबसे पहला जो हमारे पास में जो नेटवर्किंग डिवाइस है उसके रूप में हमने किसकी बात की, NIC कार्ड की बात की। NIC कार्ड क्या होता है, एक ऐसा कार्ड होता है जिसको काम में हम जिसको किसके लिए काम में लेते हैं, हम हमारे कंप्यूटर्स को, हमारे लैपटॉप को किससे, नेटवर्क से जोड़ने के लिए काम में लेते हैं, और उसके लिए हमारे NIC कार्ड हमारी हेल्प करता है। और NIC कार्ड को एक एड्रेस मिला होता है, उस एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं। NIC कार्ड का एक एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस कहते हैं, और मैक एड्रेस को ही फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स पे आपको लिखवाऊंगा मैं सेपरेट। और मैक एड्रेस 48 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे NIC कार्ड के रूप में इथरनेट कार्ड हो गया, वाईफाई अडेप्टर हो गया, ये आपका NIC कार्ड का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क डिवाइस के रूप में आता है हब, है ना। नेटवर्किंग डिवाइस की बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो डिवाइस है कौन सा है, हब है। तो अगर हब की बात करें तो हम कहते हैं ए बेसिक डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर इन नेटवर्क। जैसे जनरली मैंने कल की क्लास में भी एक नेटवर्क जो बनाया था, उस नेटवर्क के अंदर मैंने हब को काम में लिया था। तो हब बेसिकली क्या करता है, हब बेसिकली एक डिवाइस होता है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स क्या करता है, नेटवर्क में कनेक्ट करता है। ठीक, अब है ना, हब की जो मेन जो आपकी हब की जो मेन अच्छी जो विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हब की, वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। जैसे मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए काम में आता है, लैन नेटवर्क में जो डिवाइस होती है उनको कनेक्ट करने के लिए जनरली हम आपको काम में लेते हैं। ठीक है, इट ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। इसका मतलब होता है कि हब जो डिवाइस है ना, वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, उसके पास खुद का माइंड नहीं है। इसका मतलब उसके पास सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट नहीं होता। इस कारणवश हब के पास जिस भी कंप्यूटर का डेटा आता है, जैसे मान चलो ये एक हब है ना, ये हमने क्या कर रखा है, नेटवर्किंग करने के लिए हमने हब को काम में ले रखा है। इस हब से मान चलो हमने क्या कर रखा है, देखो 1 2 3 4 5 हमने 5 कंप्यूटर्स को हब के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। अब मान के चलो कि हमें करना क्या है कि हमें हब के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेजना है। सपोज करो हमें हब के थ्रू पहले नंबर कंप्यूटर से हमें किसके पास भेजना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। हमें पहले फर्स्ट कंप्यूटर से हमें किसके पास भेजना है, मान चलो हमें फर्स्ट से हमें थर्ड कंप्यूटर के पास कोई डेटा भेजना है। किसके पास भेजना है, थर्ड के पास भेजना है। लेकिन हब के पास तो अपना सेल्फ का दिमाग नहीं होता, ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होती है। तो ये क्या करेगा, जिस कंप्यूटर से डेटा आता है उसको छोड़ के इससे जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं ना, ये सबके पास डेटा भेज देता है। ये कहता है भाई मैं तो सबके पास भेज दूंगा, जिस कंप्यूटर का डेटा होगा वो क्या करेगा, रख लेगा, बाकी कंप्यूटर क्या करेंगे, उस डेटा को हटा देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो हब जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग काम आता है। किस काम आता है, ब्रॉडकास्टिंग काम आता है, जो कि डेटा को जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उन सबके पास एक साथ भेज देता है। ठीक है, तो ये एक हब की क्या होती है, एक प्रॉब्लम भी होती है। हब की प्रॉब्लम होती है, अगर जैसे हब की बात करें तो हब के जो टाइप्स के रूप में हब का एक एक्टिव हब होता है, एक पैसिव हब होता है। ठीक है, तो एक्टिव जो हब होता है उसको अलग से पावर देनी पड़ती है ना, उसको अलग से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है। पैसिव हब को अलग से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करनी पड़ती। अगर OSI मॉडल की लेयर की बात करें तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रख लेना है कि OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे आपका हब क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पे आपका हब कार्य करता है। ठीक है, और हब कैसा है, एक पैसिव डिवाइस है। हब कैसे है, जैसे एक्टिव हब और पैसिव दो टाइप के हब है। और हब एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है जो डेटा क्या करेगा, सभी कंप्यूटर को ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स सबके लिए क्या करोगे, आप ध्यान रखोगे। साथ के साथ इन सारे पॉइंट्स को आप क्या करना, अपनी जो नोट्स कॉपी आप बना रहे हो ना उसमें चाहे रफली नोट डाउन कर लेना, लेकिन इनको नोट डाउन जरूर से कर लेना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आप जब नोट डाउन करते हो ना तो आपके माइंड में परमानेंट के लिए छप जाते हैं। फिर बात करते हैं स्विच की बात करते हैं। तो स्विच जो होता है उसका काम क्या होता है, सेम काम होता है जैसा हब होता है, कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस विद इन ए लैन। मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है किसी लैन नेटवर्क के अंदर। ठीक, अच्छा, लेकिन हब और स्विच में जो डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस ये होता है कि स्विच जैसे आपके घरों में जो स्विच होता है ना, उसी से आप समझ सकते हो। आप स्विच में मान के चलो आपके घर में स्विच का एक बोर्ड है, उसमें तो बहुत सारे स्विच लगे। जब आप एक पर्टिकुलर स्विच को दबाते हो तो उससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर आपका जो फैन है या आपकी जो लाइट है वही क्या होती है, वही ऑन होती है, क्योंकि वो जो स्विच है वो एक पर्टिकुलर फैन और लाइट के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इसी टाइप से जो स्विच होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, सेंड डेटा ओनली टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। ये क्या करता है,
ये डेटा सिर्फ उसी डेस्टिनेशन डिवाइस तक भेजता है जिसके पास हमने डेटा भेजा है, सबके पास नहीं भेजता, नॉट टू ऑल, सबके पास नहीं भेजता। ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है स्विच के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये क्या, मोर इफिशिएंट देन हब, हब के कंपेरिजन में ज्यादा इफिशिएंट होता है ना, ज्यादा अच्छा होता है हब कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि डेटा उसी डिवाइस को भेजता है जिसके पास हमने भेजा है, ठीक है। स्विच डेटा को सिर्फ लक्ष्य डिवाइस को भेजता है, मतलब डेस्टिनेशन डिवाइस तक ही भेजता है, जिससे नेटवर्क परफॉर्मेंस बढ़ती है, ठीक। और ये आपके ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर पे कार्य करता है। तो छोटा सा पॉइंट आप ये भी ध्यान रख लेना कि जो कल मैंने ओएसआई मॉडल पढ़ाया था, ओएसआई मॉडल जो मैंने 7 लेयर बताई थी, उस लेयर्स में आपके सेकंड लेयर जो होती है ना, डेटा लिंक लेयर होती है, उस पे ऑपरेट होने वाला डिवाइस होता है कौन सा? स्विच, ठीक। अब देखो ये एक स्विच है, स्विच और हब को देखने में आपको फर्क नहीं लिखेगा। स्विच और हब है ना, उसको अगर आप फिजिकली देखोगे ना तो दोनों ही डिवाइस देखने में आपको लगभग सिमिलर टाइप के दिखाई देंगी, बस फर्क इनके इंटरनली कॉन्सेप्ट में होता है। इंटरनल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान के चलो ये पहला नंबर का कंप्यूटर है, ठीक है, ये दूसरा नंबर कंप्यूटर है, ये तीसरा नंबर कंप्यूटर है, ये चौथे नंबर कंप्यूटर है और ये 5 नंबर कंप्यूटर। अब मान चलो पहला नंबर जो कंप्यूटर है ना, वो अपना डेटा किसके पास भेज जाता है? वो 5th के पास भेज जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे पहले नंबर के कंप्यूटर डेटा सिर्फ 5th नंबर कंप्यूटर के पास जाएगा, बाकी किसी कंप्यूटर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि हमने डिवाइस के रूप में कौन सा डिवाइस काम में ले रखा है? स्विच काम में ले रखा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक, अच्छा कॉन्सेप्ट जिसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिज के बारे में बात करते हैं। तो देखो जनरली जैसे हमारे को जब भी ब्रिज का नाम आता है तो ब्रिज भाई क्यों बनाए जाते हैं? ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं? जहां पे ट्रैफिक ज्यादा बढ़ जाता है तो ट्रैफिक बढ़ने के बाद में ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए ब्रिज बना दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे ट्रैफिक सेपरेट हो जाता है और जाम की सिचुएशन नहीं होती है। तो इसी टाइप से हमारे नेटवर्क के अंदर स्विच, नेटवर्क के अंदर जो ब्रिज होता है वो काम करता है, जो जनरली क्या करता है, जो जनरली 2 या 2 से ज्यादा लैन नेटवर्क को जोड़ने का कार्य करता है, ठीक। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि कनेक्ट टू और मोर सिमिलर नेटवर्क लाइक एज ए 2 लैन नेटवर्क, 2 या 2 से ज्यादा लैन नेटवर्क जोड़ने का काम करता है। अच्छा, ये क्या करता है, ये पैकेट्स को फिल्टर और फॉरवर्ड करता है, और ये किसके बेस पे, ये फिजिकल एड्रेस के बेस पे, मैक एड्रेस के बेस पे क्या करता है, कार्य करता है। इसका मतलब है कि मान के चलो कि हमारा एक लैन नेटवर्क है, मान चलो हमारा एक लैन नेटवर्क है, ये लैन नेटवर्क है, ये पहला लैन नेटवर्क है, ये फर्स्ट लैन नेटवर्क है, और ये कौन सा लैन नेटवर्क है, ये मान चलो हमारे पास एक फर्स्ट लैन नेटवर्क है और हमारे पास ये क्या है, ये एक सेकंड लैन नेटवर्क है, ये क्या है, सेकंड लैन नेटवर्क है। अब हमें फर्स्ट और सेकंड लैन नेटवर्क को एक दूसरे से क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो फर्स्ट लैन नेटवर्क और सेकंड लैन नेटवर्क को हमें एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे डिवाइस काम में लिया है बीच में, और इस डिवाइस को मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिवाइस को मैं कह रहा हूँ ब्रिज, इस डिवाइस में कह रहा हूँ ब्रिज। तो आपको ध्यान का रखना है, ब्रिज 2 या 2 से ज्यादा लैन नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। तो जनरल जो ब्रिज होते हैं उसमें भी ये होता है, ट्रैफिक को सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है, नॉर्मल ब्रिज की हेल्प से। इसी टाइप से यहाँ पे ब्रिज क्या करता है, कार्य करता है। और अगर आपको ओएसआई मॉडल की लेयर की बात करें तो ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर पे ये क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है, लेयर 2 पे क्या करता है, कार्य करता है। तो ये पॉइंट्स आपको ब्रिज के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है राउटर। अब है ना, नेटवर्क की दुनिया में और इंटरनेट की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिवाइस होता है ना, वो होता है राउटर। अगर जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं ना, तो मान के चलो आपको अपने घर में जो कंप्यूटर, आपके घर में जो कंप्यूटर है, या फिर आपके घर में मान के चलो जो भी आपके जो फैमिली मेंबर के जितने मोबाइल फोन है, उन सबके अंदर आपको क्या करना है, इंटरनेट का कनेक्शन जुड़वाना है। तो आप जनरली क्या करते हो, आप आज के दिन आप फाइबर कनेक्शन लगवा लेते हो। तो फाइबर कनेक्शन लगवाते हो ना, उस टाइम पे फाइबर कनेक्शन जिस कंपनी का आपने फाइबर कनेक्शन लगवा रखा है, तो उस कंपनी ने आपके घर पे एक राउटर को इंस्टॉलेशन कर रखा है। और राउटर का जो इंस्टॉलेशन है ना, वो इंस्टॉलेशन ही बेसिकली आपको नेटवर्क से, इंटरनेट से जोड़ता है। तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डिवाइस होती है वो कौन सी होती है, राउटर होती है, ठीक। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है राउटर के बारे में। ये क्या होता है, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। इसका मतलब आपका एक लैन नेटवर्क है और लैन नेटवर्क आपको किससे, आपको वैन नेटवर्क इंटरनेट से जोड़ना है। इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई, आपने क्या कर रखा है, मान चलो आपके पास ऑफिस है, ऑफिस में आपके 4-5 कंप्यूटर है, वो क्या एक दूसरे से ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड है। अब आप क्या करना है, उन 4-5 कंप्यूटर को किससे, इंटरनेट से जोड़ना है। तो फिर आप किसको काम में लोगे, आप राउटर काम में लोगे, ठीक है, राउटर डिवाइस को आप काम में लोगे, ठीक। राउट डेटा बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। अब देखना, जो इससे पहले जो डिवाइस थे ना, इससे पहले डिवाइस के रूप में कौन कौन डिवाइस की बात की हमने, स्विच की बात की हमने और ब्रिज की बात की। वो दोनों ही किस पे ऑपरेट होते, वो दोनों ही आपके मैक एड्रेस पे ऑपरेट होते हैं। राउटर जो होता है ना, वो आपके आईपी एड्रेस पे ऑपरेट होता है। किस पे होता है, आईपी एड्रेस पे ऑपरेट होता है। अच्छा, ये क्या करता है, बेस्ट पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ये क्या करता है, जब आपका इंटरनेट के अंदर, जब आपके नेटवर्क के अंदर डेटा आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जाता है ना, तो राउटर ही वह डिवाइस होता है जो आपके डेटा पैकेट को बेस्ट पाथ से फॉरवर्ड करवाता है, ठीक है। और ये राउटर क्या करता है, राउटर अपने अंदर राउटिंग एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करता है।
तो राउटर के अंदर क्या होती है, राउटिंग एल्गोरिथम होती है। उन राउटिंग एल्गोरिथम की हेल्प से हम डेटा पैकेट्स को नेटवर्क के अंदर, इंटरनेट के अंदर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेस्ट पाथ से भेजते हैं। जैसे भाई जनरली होता है ना, जैसे सपोज करो हमें डेटा पैकेट को इंडिया से और अमेरिका तक क्या करना है, भेजना है। तो डेटा पैकेट को इंडिया से अमेरिका तक भेजने के लिए हमारे पास में बहुत सारे क्या होते हैं, पाथ होते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क है ना वो एक दूसरे से क्या इंटरकनेक्टेड है, तो बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो राउटर क्या करता है, आपको बेस्ट पाथ बताता है किसके लिए, डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ओएसए मॉडल की बात करें तो राउटर ओएसए मॉडल की नेटवर्क लेयर पे काम करता है। किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। और जनरली आपके जैसे आपके घरों में जो वाईफाई राउटर लगा होता है वो आपके घरों में लगा होता है, इंटरनेट के लिए आपके राउटर आते हैं। तो ये आपके राउटर क्या होती है, ये आपके राउटर की विशेषता होती है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है कौन, राउटर। तो इसके की पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है भाई, जनरली जब भी आप अपने लैन नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ते हो तो आप किसकी बात करते हो, आप राउटर की बात करते हो। राउटर आपके कौन से एड्रेस पे कार्य करते हैं, आईपी एड्रेस पे कार्य करता है। ठीक है, अच्छा राउटर आपके ओएसए मॉडल कौन से लेयर पे कार्य करता है, नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है। जो क्या करता है, जो आपके इंटरनेट पे बेस्ट पाथ से आपके डेटा पैकेट क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉरवर्ड करवाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स राउटर के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आते हैं रिपीटर। रिपीटर नाम से पता है, रिपीटर इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये क्या करता है, ये आपके सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को रीजनरेट करता है। देखो जनरली क्या होता है, जो आपकी केबल्स होती है ना, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर केबल है, हमारे पास एक पर्टिकुलर क्या है, केबल है। अब ये जो केबल है ना, इस केबल्स में डेटा होता है ना, वो क्या करता है, सिग्नल की फॉर्मेट में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। उदाहरण, जब डेटा सिग्नल की फॉर्मेट ट्रांसमिट होता है ना, तो बेसिकली जो सिग्नल है ना उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो स्ट्रेंथ वीक होने के बाद में हम क्या करते हैं, हम उसकी स्ट्रेंथ को वापस से रीजनरेट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को वापस से रीजनरेट करने के लिए हम एक डिवाइस की बात करते हैं। और उस डिवाइस के रूप में हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं क्या, रिपीटर की बात करते हैं। जैसे जनरली क्या होता है, जब आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है तो बीच में क्या होते हैं, बीच में ट्रांसफॉर्मर लगाए जाते हैं। वो ट्रांसफॉर्मर इसलिए लगाते हैं कि वो क्या करते हैं, वो वोल्टेज लेवल को कम या ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर लेवल वोल्टेज लेवल को क्या करते हैं, आपके एक कन्वर्ट करते हैं, जिससे आपके घरों तक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को पहुंचाया जाए। भाई आपके जो बिजली है ना, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जो बनती है आपके घर से तो बहुत दूर बनती है, तो आपके घर तक डायरेक्ट थोड़ी लाई जाती है, डायरेक्ट नहीं ले जाती केबल से हेल्प पे। बीच बीच में क्या होते हैं, बीच बीच में बहुत बड़े क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, और उनसे होते हुए इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंचती है। इसी टाइप से ये क्या होता है, एक रिपीटर होता है। रिपीटर भी उसी टाइप से काम करने वाला डिवाइस होता है, जो क्या करता है, एम्पलीफायर और रीजनरेट वीक सिग्नल टू एक्सटेंड नेटवर्क डिस्टेंस। नेटवर्क की डिस्टेंस को एक्सटेंड करने के लिए ये क्या करता है, ये सिग्नल को रीजनरेट करता है ना। सिग्नल क्या है, रीजनरेट करता है। जो सिग्नल वीक हो जाते हैं उनको क्या करता है, रीजनरेट करता है। ठीक, अच्छा ये आपके वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन दोनों में काम में लिया जाता है इसको। ठीक, ओएसए मॉडल की बात करें तो फिजिकल लेयर पे क्या होता है, ऑपरेट होता है। तो हम कहते हैं रिपीटर कमजोर सिग्नल्स को मजबूत करता है ताकि डेटा लंबी दूरी तक ले जाया जा सके। ठीक है, तो रिपीटर के बारे में आपको सिर्फ इतना पॉइंट ध्यान रखना है कि जब डेटा को हम लंबी दूरी तक लेके जाते हैं तो जो डेटा जो केबल्स के माध्यम से या फिर वायरलेस के माध्यम से ट्रांसमिट होता है ना, तो केबल्स के अंदर भी जो डेटा जो जिस पर्टिकुलर सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है उस सिग्नल्स की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है एक पॉइंट के बाद। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद रिपीटर लगाते हैं और रिपीटर क्या करेगा, सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को रीजनरेट कर देगा। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस बात करते हैं गेटवे। अब देखो गेटवे क्या करता है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। गेटवे बेसिकली क्या करता है, दो अलग टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए काम में ले जाते हैं। जैसे लैन इंटरनेट हो गया। अब आप कहोगे लैन इंटरनेट से राउटर था, नहीं लैन इंटरनेट से राउटर था, लेकिन ये टू डिफरेंट टाइप नेटवर्क में हम ये कह सकते हैं टू डिफरेंट टाइप प्रोटोकॉल। टू डिफरेंट प्रोटोकॉल, दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बीच में जो कनेक्टिविटी करवाता है, वो कनेक्टिविटी कौन करवाता है, वो करवाता है गेटवे। कौन करवाता है, गेटवे। अच्छा, वर्क एज ट्रांसलेटर बिटवीन प्रोटोकॉल्स है ना, साफ साफ ना, प्रोटोकॉल्स के बीच का ट्रांसलेटर होता है। अलग अलग जो प्रोटोकॉल्स होते हैं नेटवर्क के, उन अलग अलग प्रोटोकॉल्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो आपका जो डिवाइस होता है वो कौन सा होता है, गेटवे होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, अच्छा गेटवे की बात करें, ऑल सेवन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ये क्या करता है, ये ओएसआई मॉडल की सभी लेयर पे ऑपरेट होता है। इसके रूप में जनरली हम बात करते हैं ओएसआई मॉडल की सभी लेयर्स पे ऑपरेट होने वाली डिवाइस होता है, जो जनरली क्या करता है, जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बेस पे कार्य करता है। ठीक, तो आपको ये अच्छा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बेस पे कार्य करने वाला डिवाइस कौन सा होता है, कौन सा होता है, गेटवे होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें तो होता है मॉडेम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसको हम बेसिकली मॉडेम बात करें तो इसको हम मॉड्यूलेशन,
है ना, इसको हम मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वॉइस वर्सा। तो जनरली क्या होता है, जैसे हमारे पास हमारा कंप्यूटर है, ठीक, अब हम कंप्यूटर को जब इंटरनेट से जोड़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो डेटा हमारे क्या डिजिटल डेटा है, और वो डिजिटल डेटा का जो सिग्नल है ना, हम बात करते हैं भाई हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, जनरली हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हमारे कंप्यूटर किस टाइप के आज के दिन डिजिटल कंप्यूटर है, और यहाँ पे हमारे पास डेटा क्या है, डिजिटल डेटा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, कंप्यूटर का जो सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल है। इस डिजिटल सिग्नल को हम क्या करते हैं, मॉडेम की सहायता से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके हम टेलीफोन लाइन की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस एनालॉग सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। और जब रिसीवर कंप्यूटर को जब वो सिग्नल प्राप्त होता है तो रिसीवर कंप्यूटर क्या करता है, उस एनालॉग सिग्नल को वापस से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, वापस किसमें, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, मॉडेम के लिए। तो मॉडेम क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, आपकी वह डिवाइस होती है जो आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करता है। ठीक, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि मॉडेम मॉडेम और टेलीफोन लाइन की हेल्प से जो इंटरनेट का कनेक्शन बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डायल अप कनेक्शन। क्या कहते हैं, डायल अप कनेक्शन। ये क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा मैं, अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक, अच्छा, मॉडेम की बात करें तो मॉडेम आपका क्या होता है, मॉडेम आपका डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के काम करता है। मॉडेम आपका मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक, जैसे आपके डीएसएल मॉडेम हो गया, केबल मॉडेम हो गया आपके, और ये आपके फिजिकल और डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट होता है। और जब मॉडेम की बात करते हैं तो मॉडेम के रूप में जब हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करते हैं तो इस टेक्निक को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और अगर इससे रिवर्स काम कर रहे हैं, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखना, ये अच्छे पॉइंट्स हैं। ठीक, मॉडेम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस नेटवर्किंग डिवाइस से रिलेटेड, उनकी बात कर लेते हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो फटाक से बता दीजिए इनमें से कौन सा डिवाइस है जो आपके फिजिकल लेयर पे ऑपरेट होता है, स्विच, हब, राउटर, ब्रिज। आपको साथ के साथ आपको आंसर देना है क्योंकि आपने सारे के सारे जो डिवाइस आपने स्टडी किए इसके बेस पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए या और क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंसिडर किए। ठीक, तो फटाक से आंसर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑपरेट एट द फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। फिजिकल लेयर भाई बताओ भाई, फिजिकल लेयर पे ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पे आपकी कौन सी डिवाइस ऑपरेट होती है, स्विच होती है क्या, नहीं, स्विच किस पे होती है, डेटा लिंक पे। किस पे होती है, डेटा लिंक पे। हब होता है क्या, बिल्कुल सही बात है, हब आपका फिजिकल लेयर पे ऑपरेट होता है। राउटर आप किस पे होता है, राउटर आपके नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता है। किस पे होता है, नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने डिस्कशन किया था। और ब्रिज किस पे होता है, ब्रिज आपके डेटा लिंक लेयर पे होता है। किस पे होता है, डेटा लिंक लेयर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, हब इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। ये कह रहा है कि आपके डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, अलग अलग टाइप के नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस काम लेते हैं, स्विच को, ब्रिज को, गेटवे को, हब को। देखो अभी आपके सामने मैं डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क को या डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस काम लेते हैं, स्विच को, ब्रिज को, गेटवे को या हब को। किसको हम लेते हैं, गेटवे काम लेते हैं, है ना। गेटवे की बात करें तो गेटवे क्या करते हैं, गेटवे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स एंड प्रोटोकॉल्स के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए हम जिस डिवाइस की बात करते हैं वो डिवाइस कौन सा आपका, गेटवे है भाई, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस रीजनरेट वीक सिग्नल। आंसर दीजिए, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपका क्या करता है, जो आपके रीजनरेट करता है, किसको, वीक सिग्नल को। जो वीक सिग्नल होते हैं उनको रीजनरेट करने के लिए कौन सा डिवाइस काम में आता है, क्या होगा, रिपीटर, राउटर, ब्रिज और मॉडेम। बताओ भी फटाक से बताओ क्या होगा, रिपीटर, है ना। रिपीटर नाम से पता कर, रिपीटर को बोलते हैं रीजनरेटर डिवाइस। रिपीटर मतलब होता है रीजनरेटर डिवाइस। ये आपका रीजनरेटर डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो आपकी सिग्नल की स्ट्रेंथ को, है ना, जो सिग्नल की स्ट्रेंथ जब वीक हो जाती है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक होने के बाद उसे रीजनरेट करने का काम आता है कौन सा, रिपीटर। ठीक है, फिर जैसे राउटर की बात करें तो राउटर क्या करता है भाई, आपके लोकल जो लैंड नेटवर्क होते हैं उनको इंटरनेट से जोड़ता है। फिर ब्रिज आपके क्या होता है, दो ज्यादा लैंड नेटवर्क जोड़ता है। मॉडेम आप क्या होता है, मॉडेम आपका मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर कार्य करता है, अभी जस्ट आप बताया था मैंने आपको ना।
नेक्स्ट बात करते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिमिलर लैन। देखो, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिमिलर लैन, दो सिमिलर लैन को कनेक्ट करने के लिए कौन से डिवाइस को काम में लेते हैं। तो देखो, हमने बात की थी दो या दो से ज्यादा सिमिलर लैन नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम एक डिवाइस की बात करते हैं, और उस डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस होती है। तो अब बताओ यहाँ पे, ब्रिज, राउटर, मॉडेम या स्विच, दो सिमिलर लैन है ना, दो या दो से ज्यादा सिमिलर लैन के लिए आपकी जो डिवाइस होती है कौन सी होती है। तो यहाँ पे कौन सी होती है, ब्रिज होती है ना। दो या दो से ज्यादा सिमिलर लैन नेटवर्क को कौन सी डिवाइस के द्वारा कनेक्ट करते हैं, ब्रिज से कनेक्ट करते हैं। आपको बताया था ना मैंने, मान चलो आपका क्या है, आपका एक लैन नेटवर्क ये है, आपका एक लैन नेटवर्क ये फर्स्ट लैन नेटवर्क है, ठीक, और आपका ये क्या है, ये आपका सेकंड लैन नेटवर्क है, ये आपका सेकंड लैन नेटवर्क है। और जब फर्स्ट और सेकंड लैन नेटवर्क को आप एक दूसरे से जब कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पे जो जिस डिवाइस की बात करते हो वो कौन सा है, वो आपका ब्रिज है। कौन सा आपका ब्रिज है, ठीक है। तो इजी इजी से कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। देखो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज मैक एड्रेस टू ट्रांसफर डेटा। आपकी ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मैक एड्रेस को काम में लेती है, मैक एड्रेस को काम में लेती है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। मुझे फटाक से बताइए, ऐसी कौन सी डिवाइस जो मैक एड्रेस की हेल्प से डेटा को ट्रांसफर करती है। राउटर, स्विच, गेटवे और मॉडेम। बताओ भाई, मैक एड्रेस की सहायता से डेटा कौन सी डिवाइस ट्रांसफर करती है, कौन सी करती है, स्विच करती है ना। स्विच जो होती है वो आपकी डेटा लिंक लेयर पे कार्य करती है। किस पे कार्य करती है, डेटा लिंक लेयर पे कार्य करती है। और डेटा लिंक लेयर पे कार्य करने के लिए ये क्या करती है, ये मैक एड्रेस को काम में लेती है। किसको काम में लेती है, मैक एड्रेस को काम में लेती है ना। अच्छा कॉन्सेप्ट है, डेटा लिंक लेयर पे कार्य करती है, मैक एड्रेस को काम में लेती है। अगर हम राउटर की बात करें, राउटर की बात करें तो राउटर आपकी कौन सी डिवाइस पे, कौन सी लेयर पे कार्य करता है, ये आपकी नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है। कौन सी लेयर पे कार्य करता है, नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है। और नेटवर्क लेयर पे कार्य करने के लिए कौन से एड्रेस की बात करता है, ये आईपी एड्रेस की बात करता है। किसकी बात करता है, आईपी एड्रेस बात करता है। ये आईपी एड्रेस के बेस पे ऑपरेट होता है। और आईपी एड्रेस को ही हम क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस को ही हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं। आईपी एड्रेस को ही हम लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आपका राउटर होता है, वो राउटर आपके नेटवर्क लेयर पे कार्य करता है। और नेटवर्क लेयर पे आपका कौन सा एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, जिसे हम लॉजिकल एड्रेस नाम से भी जानते हैं। उधर ना डेटा लिंक लेयर पे आपका कौन सा एड्रेस होता है, मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस को हम क्या कहते हैं, मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। तो अच्छे पॉइंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैक एड्रेस बेसिकली फिजिकल एड्रेस भी कहलाता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे मैक एड्रेस की बात करें तो हमारे पास कितने बिट का एड्रेस होता है, कितने बिट्स, ये एक 48 बिट्स का एड्रेस होता है, ठीक है। 48 बिट्स का एड्रेस होता है, जिसको मैं सेपरेट आपको अलग से पढ़ाऊंगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है मैक एड्रेस का। और जब आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो आईपी एड्रेस के क्या होते हैं, दो टाइप के वर्जन होते हैं, दो वर्जन होते हैं आईपी के। एक तो आईपी वर्जन होता है IPv4, और IPv4 होता है ना, वो कितने बिट का होता है, वो 32 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, वो 32 बिट का एक एड्रेस होता है। और एक होता है IPv6, एक होता है क्या, IPv6। और IPv6 जो एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है, वो 128 बिट का होता है, 128 बिट का होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट और भी है जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्ट ए लैन टू इंटरनेट। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो एक लैन नेटवर्क को किससे कनेक्ट करती है, इंटरनेट से कनेक्ट करती है। मतलब लैन को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो फटाक से आंसर दीजिए कि लैन नेटवर्क को जब आप इंटरनेट से जोड़ना चाहते हो तो किस डिवाइस की बात करोगे, स्विच की, राउटर की, ब्रिज की, हब की, किसकी बात करोगे, राउटर की बात करोगे। तो आपके लैन नेटवर्क को जब इंटरनेट से जोड़ना होता है तो राउटर की बात करते हैं। और राउटर हमारे इसके अलावा क्या हेल्प करता है, इसके अलावा क्या हेल्प करता है, बेस्ट पाथ भी डिसाइड करवाता है, बेस्ट पाथ भी डिसाइड करता है, ठीक। जब आपका डेटा पैकेट नेटवर्क की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में जब आपका डेटा पैकेट फॉरवर्ड किया जाता है तो बेस्ट पाथ से डेटा पैकेट कौन भिजवाता है, राउटर भिजवाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वॉइस वर्सा। फटाक से आंसर दीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देना इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने वो लिए जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कौन सा देना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट क्या करता है, डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वॉइस वर्सा। डिजिटल को एनालॉग में, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए आपका कौन सा डिवाइस काम करता है, कौन डिवाइस काम करता है, मॉडेम काम करता है भाई। आपका क्या काम करता है, मॉडेम। और मॉडेम के बारे में बात करें तो क्या होता है, एक तो क्या होता है इसके अंदर, एक तो कौन सा होता है, मॉड्यूलेटर होता है,
ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट किसका होता है, एक होता है डी मॉड्यूलेटर का, डी मॉड्यूलेटर का होता है, ठीक है, डी मॉड्यूलेटर होता है। तो अगर मॉड्यूलेटर की बात करें तो मॉड्यूलेटर मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेटर मतलब होता है डिजिटल टू डिजिटल, किस में, एनालॉग में कन्वर्टन, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने का जो टेक्निक होती है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटर। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं एनालॉग को किस में, एनालॉग किस में, डिजिटल में, एनालॉग किस में, डिजिटल में, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे की पॉइंट्स आपके ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी। आपका ऐसा कौन सा डिवाइस है जो वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। भाई वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हम किस डिवाइस की बात करते हैं, जैसे आपके घरों में, जैसे आपके घरों में जो वाईफाई लगा होता है उसकी सहायता से आप क्या करते हो, वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हो, तो उसकी बात करते हैं। तो हब, स्विच, ब्रिज, एक्सेस। तो देखो हब, स्विच और ब्रिज को तो आप जानते हो, इनको तो आप जानते हो, तो वायरलेस एक्सेस, वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करते। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचेगा आपके पास, कौन सा, एक्सेस पॉइंट, ना, जो आपके वाईफाई राउटर वगैरह होते हैं, ना, जो आपके जैसे वाईफाई, आपका वाईफाई राउटर है, ठीक है, आपके घरों में जो वाईफाई राउटर होते हैं, उन वाईफाई राउटर के अंदर क्या होता है, एक क्या होता है, एक एक्सेस पॉइंट होता है, एक एक्सेस पॉइंट होता है, एक एक्सेस पॉइंट होता है। और इस एक्सेस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इस एक्सेस पॉइंट को कहते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट। क्या कहते हैं हम, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो एक्सेस पॉइंट होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, उसकी हेल्प से हमारे क्या होते हैं, हमारे डिवाइस वायरलेसली एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक। विच डिवाइस इज कम्युनिकेट ऑफ ब्रिज एंड राउटर, ठीक। हमारे ब्रिज, विच डिवाइस इज कॉम्बिनेशन, विच डिवाइस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज एंड राउटर। ब्रिज और राउटर के कॉम्बिनेशन से कौन सा डिवाइस बनता है, ठीक। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि आपको ध्यान रखना है, ब्रिज और राउटर दोनों के कॉम्बिनेशन से जो डिवाइस बनता है उसको हम कहते हैं ब्राउटर। क्या कहते हैं, ब्राउटर, है ना। जो ब्राउटर होता है इसके अंदर बेसिकली ब्रिज और राउटर, ब्रिज प्लस राउटर दोनों की फंक्शनलिटी मौजूद होती है। इसका मतलब ये ब्रिज की तरह भी कार्य कर सकता है और ये राउटर की तरह भी कार्य कर सकता है। और इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इस डिवाइस को हम कहते हैं ब्राउटर, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नेटवर्किंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक कंट्रोल। इनमें से कौन सी नेटवर्क डिवाइस है जिसको कि नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी के लिए और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए काम में लिया जाता है। तो बताओ भाई, नेटवर्क सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए कौन सी उपकरण उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको आंसर बताना, इसका आंसर क्या होगा, स्विच, ब्रिज, फायरवॉल या रिपीटर। देखो स्विच के बारे में आपने पढ़ लिया, ब्रिज के बारे में आपने पढ़ लिया और रिपीटर के बारे में आपने पढ़ लिया। स्विच की बात करें तो लेयर 2 डिवाइस होता है, किस पे, डेटा लिंक लेयर पे कार्य करता है, जो क्या करता है, जो मैक एड्रेस की हेल्प से आपके लैन नेटवर्क में आपके क्या सिर्फ उसी डेस्टिनेशन डेटा पहुंचाता है जिस तक हमें डेटा पहुंचाना होता है, ठीक है। तो स्विच तो नहीं होगा। ब्रिज दो ज्यादा लैन नेटवर्क कनेक्ट करता है, ये भी नहीं होगा। रिपीटर सिग्नल के स्ट्रेंथ को रीजनरेट करता है, तो कौन सा होगा, फायरवॉल होगा। देखो फायरवॉल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फायरवॉल क्या होता है, एक सिक्योरिटी डिवाइस होती है जो बेसिकली एक उसी टाइप से जो कार्य करती है। जैसे इसके बारे में एक बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, कि जब आप कॉलेज में जाते हो, जब मान के चलो आपने किसी भी कॉलेज से पढ़ाई की है, उस कॉलेज के अंदर जब आप जाते होंगे तो वहां पे उस कॉलेज का क्या होता है, एंट्री गेट होता है। और एंट्री गेट पे कौन होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। और एंट्री गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, वो क्या चेक करते हैं, वो आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं और ये चेक करते हैं कि आप इस कॉलेज के अंदर जानने के लिए आप ऑथराइज पर्सन हो या नहीं हो। भाई आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आप जा सकते हो अंदर, तो उसके लिए क्या करते हैं, आईडी कार्ड चेक करते हो। तो जो आईडी कार्ड चेक करने वाले सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, इसी टाइप से नेटवर्क की दुनिया के अंदर जो एक्सेस, जो मतलब अनऑथराइज जो पर्सन होते हैं, अगर नेटवर्क की दुनिया में किसी पर्टिकुलर सर्विस को कोई पर्सन एक्सेस कर रहा है तो उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, फायरवॉल होते हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, फायरवॉल हमारे नेटवर्क में सिक्योरिटी के रूप में काम करते हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी दरवाजा होता है, ठीक है। नेटवर्क का क्या होता है, सिक्योरिटी गेट होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट में ये सिक्योरिटी गेट होता है, सिक्योरिटी गेट होता है ना, सिक्योरिटी दरवाजा होता है। और इस सिक्योरिटी दरवाजे की हेल्प से हम अनऑथराइज एक्सेस से बचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट परफॉर्म फिल्टरिंग एंड राउटिंग। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपके फिल्टरिंग और राउटिंग नहीं कर सकता, फिल्टरिंग और राउटिंग नहीं कर सकता, हब, स्विच, राउटर और ब्रिज। तो देखो अगर हम बात करें फिल्टरिंग और राउटिंग का मतलब क्या होता है, फिल्टरिंग और राउटिंग मतलब होता है कि जब आप कोई भी पर्टिकुलर आप मैसेज किसी एक कंप्यूटर के पास भेज रहे हो, तो वो मैसेज उसी कंप्यूटर के पास जाना चाहिए जिसके पास आपने भेजा है।
तो उसको हम बोलते हैं फिल्टर करने का, मतलब उसको बोलते हैं फिल्टरिंग। तो ऐसा कौन सा डिवाइस जो फिल्टर नहीं कर सकता, तो कौन सा नहीं कर सकता, हब नहीं कर सकता। भाई हब जो है ना वो आपके मैसेज को कभी भी फिल्टर नहीं कर पाएगा, वो तो क्या करेगा, वो तो सबके पास भेज देगा, वो तो कहते मैं तो सबके पास भेज रहा हूँ, जिसका होगा वो रख लेगा, बाकी क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो यहाँ पे फिल्टरिंग नहीं करेगा, कौन सा, हब नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच डिवाइस कनेक्ट ए लोकल नेटवर्क टू ए आईएसपी, मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपके लोकल नेटवर्क को आईएसपी से जोड़ता है। अब देखो ना आईएसपी क्या होता है, देखो इसके बारे में पॉइंट्स बताता हूँ। आईएसपी को वैसे तो मैं आपको सेपरेट पढ़ाने वाला हूँ। आईएसपी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका आईएसपी होता है, ठीक। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका कौन होता है, जैसे आपने अपने मोबाइल फोन में जियो की सिम से आपने क्या कर रखा है, इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है। आपने अपने मोबाइल फोन में एयरटेल की सिम से क्या कर रखा है, इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है, ठीक। आपने अपने मोबाइल फोन में किसके, बीएसएनएल के सिम से क्या कर रखा है, इंटरनेट कनेक्शन ले रखा है। तो ये जो जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल, ये क्या है, ये आईएसपी है। ये क्या है, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये क्या करते हैं, ये आप लोगों से चार्ज लेके इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आईएसपी के बारे में मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक मैंने आपको बता दिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, ये सब क्या है, ये सब आईएसपी है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, विच डिवाइस कनेक्ट लोकल नेटवर्क टू आईएसपी, ऐसा कौन सा डिवाइस जो लोकल नेटवर्क से आईएसपी के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो कौन करता है, तो भाई आपके स्विच, मोडम, ब्रिज और रिपीटर, कौन करता है, ना। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस के अंदर जो ऑप्शन है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो हमें कौन प्रोवाइड करेगा, हमें प्रोवाइड करेगा मोडम। तो आपके जो आईएसपी है उस आईएसपी से कनेक्ट होने के लिए हम पहले के समय में मोडम की हेल्प से हम कनेक्ट होते थे, ठीक। आज के दिन हम राउटर की हेल्प से कनेक्ट होते हैं ना, राउटर की हेल्प से कनेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन राउटर है ही नहीं, मोडम है। तो हम क्या बात करेंगे, मोडम की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना आपको। अच्छा, विच डिवाइस रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक बाई डिवाइडिंग ए लैन इनटू सिमिलर सेगमेंट्स, स्मॉलर सेगमेंट, है ना। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो करता है, रिड्यूस करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, है ना। कौन सा उपकरण लैन को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके नेटवर्क ट्रैफिक को कम करता है, ठीक है। लैन को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके नेटवर्क ट्रैफिक को कम करता है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपके लैन नेटवर्क में दो या दो से ज्यादा लैन नेटवर्क में तोड़ दे किसी बड़े लैन नेटवर्क को। तो सेम क्वेश्चन बन गया ना भाई, एक कोई बड़ा लैन नेटवर्क है, उस बड़े लैन नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को क्या करना है, कम करना है। तो इसका मतलब है कि ट्रैफिक को कम करने का मतलब क्या करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको विभाजित करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जिस डिवाइस की बात करते हैं वो डिवाइस आपका होता है ब्रिज होता है। क्या होता है, ब्रिज। जनरली ब्रिज, नॉर्मल ब्रिज क्यों बनाए जाते हैं भाई, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे ट्रैफिक को सेपरेट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं। तो इसी टाइप से जब लैन नेटवर्क में आपका लैन नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस लैन नेटवर्क को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, और उसके लिए आपका डिवाइस कौन सा होता है, ब्रिज होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपके जो एनटीए के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें जैसे क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको आंसर देना है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो, मोडम इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, मोडम एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। मोडम इज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, मोडम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है। मोडम कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड वॉइस वर्सा, मोडम एनालॉग को डिजिटल में और वॉइस वर्सा कन्वर्ट करता है। तो मुझे आपको मतलब आप आंसर दीजिए इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, सही स्टेटमेंट बताइए। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, मोडम इज ए नेटवर्किंग डिवाइस, मोडम एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है क्या सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है, मोडम एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, ठीक है। मोडम इज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, मोडम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है क्या, हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं, हमने नहीं पढ़ा तो क्या, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत बात है। फिर मोडम कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल एंड वॉइस वर्सा, बिल्कुल सही बात है, मोडम एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी सही है, ए और सी सही है। तो राइट आंसर बन जाएगा सी, इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक, इसका राइट आंसर बन जाएगा सी। तो नेटवर्क डिवाइस से रिलेटेड आपके इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पूछ जाते हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ उसी टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस, इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, राउटर, स्विच, हब और सीपीयू, बताओ भाई। आपने देखो ये भी क्वेश्चन आपके एनटी का एग्जाम पूछा क्वेश्चन है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना जो यूजीसी नेट का पेपर करवाती है, उसके एग्जाम में 2018 में पूछा क्वेश्चन है। देखो, राउटर तो होता है, स्विच भी होता है, हब भी होता है, क्या नहीं होता, सीपीयू नहीं होता, क्या नहीं होता, सीपीयू है ना। सीपीयू क्या होता है, हमारे कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो हम पढ़ चुके। तो हमें सीपीयू हमारा क्या नेटवर्क डिवाइस नहीं है, ठीक है, एग्जाम पूछा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। मोडम इज ए सॉफ्टवेयर, ये सही है क्या, मोडम तो हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा नहीं, मोडम क्या क्या एक नेटवर्किंग डिवाइस है, गलत स्टेटमेंट है, ये क्या रॉन्ग स्टेटमेंट। मोडम हेल्प इन स्टेबलाइज द वोल्टेज, ना
मॉडेम आपके वोल्टेज को स्टेबलाइज करने का काम नहीं करता, नहीं, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट। मॉडेम इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं, मॉडेम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मॉडेम कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड वॉइस वर्सा, ये बिल्कुल सही बात है। मॉडेम आपके एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग कन्वर्ट करता है, ये बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। और आपसे यही पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो ये भी आपके एनटी के एग्जाम पूछा क्वेश्चन है ना। जो आपके अच्छे लेवल के जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले जो संस्थान एनटीए उसके द्वारा जो क्वेश्चन पूछे हुए ना, वो क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो इसका मतलब आपको ये तो माइंड सेट क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन किस टॉपिक में किस टाइप से पूछे जाते हैं। और मेरा मेन टारगेट है, मेरा और मेरी टीम का मेन टारगेट है कि आप ईएमआर के एग्जाम में जब बैठो ना, तो उस टाइम पे क्वेश्चन आपको रूबरू देखने को मिल जाए, है ना, एज इट इज आप क्वेश्चन देखने को मिल जाए, इन्हीं कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक, फिर उसके बाद देखो, उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ना, वो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है, हम बात करते हैं इंटरनेट के कॉन्सेप्ट की। तो हम अगले पार्ट को जो हम पढ़ने वाले हैं, उस पार्ट्स के रूप में हम किसको पढ़ने वाले हैं, उस पार्ट्स के रूप में बात करने वाले किसके, इंटरनेट। ठीक, हम किसकी बात करने वाले, इंटरनेट। ठीक, अब ना इंटरनेट की बात करें तो हम इंटरनेट को हम कहते हैं, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट होता है, इंटरनेट होता है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट क्या होता है, इंटरकनेक्टेड एक नेटवर्क होता है। अब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का मतलब हम कहते हैं कि इंटरनेट का मतलब होता है, यहाँ पे हम कहते हैं क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इसका मतलब एक ऐसा नेटवर्क का जाल, एक ऐसा नेटवर्क का जाल, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं नेटवर्क का वह जाल, नेटवर्क का वह जाल जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जो पूरी दुनिया में नेटवर्क का वह जाल जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, नेटवर्क का वह जाल जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और उसमें क्या, और उसमें मिलियंस बिलियंस डिवाइसेस एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में फैला हुआ एक नेटवर्क का जाल है, जिसके माध्यम से हमने क्या कर रखा है, जिसके माध्यम से हमने मिलियंस बिलियंस डिवाइस को हमने क्या कर रखा है, एक दूसरे से जोड़ रखा है। तो भाई सिंपल सी बात है कि आप ये मेरी क्लास जो अटेंड कर पा रहे हो ना, ये मेरी क्लास आप इस वजह से अटेंड कर पा रहे हो, इस कारणवश अटेंड कर पा रहे हो कि आप भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क से जुड़े हुए हो, आप भी इंटरनेट से जुड़े हुए हो, आप इंटरनेट से जुड़ के तो क्लास अटेंड कर पा रहे हो। मैं अब जो क्लास आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये क्लास आप लोगों तक इसलिए पहुंच पा रही है क्योंकि आप किससे जुड़े हो, आप इंटरनेट से जुड़े हुए हो। और इसी का हमारा एक सबसे बेस्ट एग्जांपल, हमारा ऑनलाइन जो क्लास चल रही है, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, इंटरनेट का। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इसको मतलब इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर तो बहुत सारे नेटवर्क कनेक्टेड है, और जो बहुत सारे नेटवर्क है ना, उसमें बहुत सारी डिवाइस है, और वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैला हुआ एक जाल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स से आपको ये इंटरनेट के बारे में बेसिक पॉइंट्स आप क्लियर हो गया होगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ने वाले क्या, इंटरनेट। तो व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट इज एक ग्लोबल नेटवर्क। क्या ग्लोबल मतलब, क्या पूरी दुनिया में फैला हुआ एक नेटवर्क होता है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। क्या है इंटरनेट, आपका क्या है, इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्क है जिसमें लाखों कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं और जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। इसके लिए TCP/IP जैसे मानक प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, इंटरनेट के अंदर क्या होते हैं, लाखों डिवाइस आपकी क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, और लाखों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होकर क्या करती है, वो इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करती है, डेटा को एक्सचेंज करती है, और रिसोर्स को शेयर करती है, और उसके लिए क्या करती है, वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को काम में लेती है। ठीक है, प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया हो। फिर हम बात करते हैं कि इंटरनेट के हमारे हमारे इंटरनेट के मेन फीचर्स क्या है ना, इंटरनेट की विशेषताएं क्या क्या है। तो इंटरनेट की बात करें तो हम कहते हैं कैसा नेटवर्क है, ग्लोबल कनेक्टिविटी है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये वैश्विक कनेक्टिविटी का नेटवर्क है, पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है ना। ये कैसा नेटवर्क है, ये आपका पूरी
पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला हुआ एक नेटवर्क होता है। ठीक, अच्छा, फास्ट कम्युनिकेशंस, इंटरनेट की हेल्प से क्या कर पा रहे हो आप, फास्ट कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। जैसे मान चलो आपका एक कोई दोस्त है वो अमेरिका में रह रहा है, आपको उससे बात करनी है, आप क्या करोगे, आप तुरंत व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लोगे, आप वीडियो कॉल से बात कर पा रहे हो, फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग मतलब है कि मान चलो आपको कोई एक फाइल आपको आपके दोस्त को भेजनी है जो कहाँ पे रह रहा है, जो मान चलो आपका दोस्त है वो कहाँ पे रह रहा है, इंडिया में, मान चलो बॉम्बे में रह रहा है, तो आप क्या बॉम्बे जाके देख के आते हो फाइल उसको, नहीं, आप क्या कर देते हो, इंटरनेट की हेल्प से आप उसको फाइल शेयर कर देते हो। ठीक है, लो कॉस्ट कम्युनिकेशंस, भाई कॉस्टिंग बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्यों, आज के दिन आप व्हाट्सएप पे क्या करते हो, अपने दोस्तों से रोज पता नहीं कितनी सारी चैट कर लेते हो, कोई कॉस्ट ही नहीं है उसकी। अगर उसी चैट को अगर आप चिट्ठी पत्र के माध्यम से करोगे तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। रियल टाइम एक्सेस, सेम टाइम पे आपका क्या हो जाता है, आपके कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करें तो फिर इंटरनेट के अंदर हम इंटरनेट की कुछ हम सर्विस के बारे में बात करते हैं। इंटरनेट पे हमारे मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन सी सर्विस मौजूद है। ठीक, तो अगर इंटरनेट की सर्विस की बात करें तो हम कहते हैं इंटरनेट की सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस की हम बात करते हैं www, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था भाई, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने 1991 में www का आविष्कार किया था, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जिसके माध्यम से हम वेबसाइट्स को, वेब पेज को, हाइपरलिंक को, इन सब क्या कर पाते हैं, इन सबको हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक, अच्छा, फिर बात करते हैं ईमेल। इंटरनेट के अंदर इंटरनेट की एक सर्विस होती है जिसको हम कहते हैं ईमेल, है ना। तो ईमेल सब जानते हो आप, जिसको हम कहते हैं ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम सेंड और रिसीव करते हैं क्या, मैसेज, है ना, इंस्टेंटली, किसकी हेल्प से, ईमेल की हेल्प से। तो ईमेल भी इंटरनेट की सर्विस है। फिर हम कहते हैं VoIP, है ना, ये अच्छी सर्विस है, जो व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल वगैरह करते हो ना, वो इसी की हेल्प से होता है, जिसको हम बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आप कोई भी वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो, मतलब ऑनलाइन कॉलिंग, जैसे जूम की सहायता से, व्हाट्सएप की सहायता से, गूगल मीट की सहायता से, इनकी सहायता से आप जो वीडियो कॉल वगैरह करते हो, ऑडियो कॉल वगैरह करते हो, वो सारा किससे होता है, वो सारा इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के माध्यम से होता है, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर होता है सोशल मीडिया ग्रुप में जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका एक्स हो गया, जिसको पहले ट्विटर भी कहते थे, है ना। ये सारे क्या, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो आपकी इंटरनेट की सर्विस के रूप में आज के दिन आप काम में लेते हो। फिर जैसे क्लाउड स्टोरेज हो गया, क्लाउड स्टोरेज में जैसे गूगल ड्राइव हो गया, है ना, गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया। तो भाई आज के दिन क्या करते हो, आज के दिन आपके पास में जो फोटोज वगैरह है उनका बैकअप आप कहाँ पर रख देते हो, आप क्लाउड स्टोरेज के रूप में आप गूगल ड्राइव पर उनका बैकअप रख देते हो। तो वो क्या है, वो आपकी एक क्लाउड सर्विस है, क्लाउड स्टोरेज सर्विस है। क्लाउड स्टोरेज के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से और भी बताऊंगा आपको। फिर इसके अलावा जैसे ई कॉमर्स हो गया, भाई अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप क्या करते हो, शॉपिंग जो करते हो, वो क्या है, वो आपका ई कॉमर्स का एक टाइप है। ठीक है, इसके अलावा आज क्या करते हो, आज के दिन तो आप स्विगी, जोमेटो, पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म आ चुके हैं ना, ब्लिंकिट वगैरह, बहुत बड़े बड़े अच्छे लेवल के प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, सारे क्या ई कॉमर्स की श्रेणी में आते हैं। फिर ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, तो आप भी आज के दिन तो आप पर डे की लाइफ में पता नहीं कितनी बार यूपीआई करते होंगे, है ना। तो यूपीआई जो पेमेंट करते हो ना, वो सारी क्या इंटरनेट की सर्विस ही है। ठीक है, फिर फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP प्रोटोकॉल्स के माध्यम से फाइल क्या करते हो, आप डाउनलोड करते हो, ट्रांसफर करते हो, अपलोड करते हो। तो ये क्या है, ये सारी आपकी इंटरनेट की सर्विस है ना। इसके अलावा इंटरनेट की और भी सर्विस है, लेकिन मैंने मुख्य जो मेन इंपॉर्टेंट सर्विस है उन सर्विस के बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से हम ये सर्विस पे काम करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इंटरनेट के अंदर मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ना। इंटरनेट की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के मुख्य घटक कौन कौन से, कंपोनेंट कौन से। तो देखो इंटरनेट के अंदर एक तो हमारा क्या होता है, एक तो हमारा क्लाइंट होता है, मतलब जैसे आप लोग इंटरनेट के अंदर जब भी इंटरनेट पे आप कोई भी सर्विस को एक्सेस कर रहे हो तो आप लोग क्या हो, क्लाइंट हो। ठीक, क्लाइंट मतलब होता है यूजर का पीसी या फिर आपका मोबाइल क्लाइंट। ठीक, फिर एक क्या होता है, सर्वर होता है। एक क्या होता है, सर्वर होता है, जिसका मतलब होता है डेटा स्टोरेज सिस्टम, जो आपको क्या करता है, जो आपको सर्विस देने का काम करता है। जैसे मान चलो आप कोई भी एक वेबसाइट ओपन करते हो, तो जो वेबसाइट आप ओपन करते हो तो उसका डेटा जो देने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं सर्वर, जो सर्विस देता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स भी थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। फिर जैसे ISP होता है, ISP मतलब वो क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ना। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक, ISP। फिर जैसे राउटर स्विच, ये क्या हो गया आपके, ये आपके डिवाइस हो गया ना, ये क्या हो गया आपके, ये आपके नेटवर्किंग डिवाइस हो जाते हैं, है ना। इस नेटवर्किंग डिवाइस भी आपके इस इंटरनेट के आपके क्या कंपोनेंट्स के रूप में, घटक के रूप में काम आते हैं। फिर जैसे ट्रांसमिशन मीडियम हो गया, ट्रांसमिशन मीडियम में सिंपल सी बात है, जब आप नेटवर्क के अंदर जब आप डिवाइस को कनेक्ट करोगे तो क्या चाहिए आपको,
आपको माध्यम भी चाहिए जिसकी सहायता से क्या करते हो आप डिवाइस कनेक्ट करते हो, उसके रूप में जैसे आप वायर्ड के रूप में आप फाइबर ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की बात करते हो, आप कोएक्सियल केबल की बात करते हो, आप ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हो, वायरलेस में जैसे वाईफाई हो गया, रेडियो, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब वायरलेस कम्युनिकेशंस के माध्यम आपके पास में। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके इंटरनेट के क्या है, घटक है। इंटरनेट क्या है आपके मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो इन्हीं कंपोनेंट्स की हेल्प से आपका इंटरनेट क्या होता है, बना होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कंपोनेंट्स के रूप में। फिर हम बात करते हैं इंटरनेट के टाइप ऑफ कनेक्शन की बात करते हैं। भाई इंटरनेट से जब भी हम जुड़ने की बात करते हैं तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम कितने टाइप के कनेक्शन के रूप में हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। जैसे इंटरनेट से जुड़ने के लिए जनरली आप क्या करते हो, आप अपने मोबाइल फोन्स में जो आपकी सिम होती है, उस मोबाइल फोन की सिम की जो कंपनी होती है उसी की सर्विस से आप इंटरनेट से जुड़ जाते हो। ठीक है, तो मोबाइल फोन की सिम की सर्विस से आप इंटरनेट जुड़ते हो, उनका कौन सा कनेक्शन होता है, तो वो सब चीज के बारे में बात करते हैं। तो देखो इंटरनेट जुड़ने के लिए कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं डायल अप कनेक्शन। क्या बोलते हैं, डायल अप कनेक्शन, है ना। अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं ओल्ड टेलीफोन लाइन प्लस मोडेम की हेल्प से बनने वाला एक कनेक्शन हुआ करता था जिसको बोलते थे डायल अप कनेक्शन। और ना ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ओल्ड टेलीफोन लाइन और मोडेम की हेल्प से बनने वाला जो कनेक्शन होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डायल अप कनेक्शन। ठीक, अच्छा, ये जो डायल अप कनेक्शन है इसके अंदर टेलीफोन लाइन के बेस पे इस कनेक्शन को अवेलेबल करवाया जाता था। पहले के समय में, स्टार्टिंग के समय में, जब जो आपके बीएसएनएल ने जो जाल बिछाया था, उस बीएसएनएल के जाल से जो आपके टेलीफोन्स जो कनेक्टिविटी होती थी उसी पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी दी जाती थी। ठीक, अच्छा, इसमें दिक्कत ये थी कि बहुत स्लो था, ये बहुत स्लो था। अगर आप गूगल ओपन करने के लिए अगर आप ओपन करना चाहोगे ना डायल अप कनेक्शन से, तो उस टाइम पे गूगल ओपन करने के लिए आपको 2 मिनट वेट करना पड़ता था। इसमें इस पर्टिकुलर कनेक्शंस में। ठीक है, अच्छा, इसमें इंटरनेट यूज करते समय हम कॉल नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि डायल अप कनेक्शन था जो कि एक स्पेसिफिक नंबर डायल करके और इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था। तो अगर आप इंटरनेट काम में ले रहे हो ना तो आप इसमें कॉल नहीं कर पाते थे, किसमें, डायल अप कनेक्शन में। तो इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट ध्यान रखना है, ओल्ड टेलीफोन केबल और मॉडेम की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस कनेक्शंस को बनाते हैं। पहले के जमाने में काम आने वाला इंटरनेट कनेक्शंस है जो आज के दिन काम नहीं आता है, बहुत स्लो हुआ करता था। इंटरनेट को यूज करते समय इसमें कॉलिंग फैसिलिटी नहीं होती थी। फिर नेक्स्ट कनेक्शन था डीएसएल, जिसको बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक, फिर एक नया कनेक्शन आया जिसको हम डीएसएल के नाम जान लगे, जो कि टेलीफोन लाइंस पर ही आधारित एक इंटरनेट का कनेक्शन था। लेकिन ये क्या था, ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन था उस जमाने का, है ना, उस जमाने का। ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम का, 2000 के दशक का टाइम है, 2001, 2, 3 के दशक के टाइम का ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन माना जाता था। कौन सा, डीएसएल। ठीक, इसके अंदर बेसिकली वॉइस और इंटरनेट को हम एक साथ एक्सेस करते थे, किसमें, डीएसएल में। दोनों को हम साथ में चलाते थे। और डीएसएल के अंदर बेसिकली क्या होता था, हमारे जो डायल अप कनेक्शन था उसके कंपैरिजन में स्पीड थोड़ी ज्यादा मिल जाती थी। ठीक है, तो 2 टाइप कनेक्शन हो गए, कौन सा, डायल अप और डीएसएल फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, ये पॉइंट रखना है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कनेक्शन ऊपर केबल नेटवर्क। अब केबल इंटरनेट का मतलब होता है कि आपकी जो टीवी की जो कोएक्सियल केबल है ना, उसकी हेल्प से भी क्या हाई स्पीड इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल करवाया जाता था, जो बेसिकली क्या था, डीएसएल से फास्ट था। डीएसएल थोड़ा सा फास्ट था, जो कोएक्सियल केबल की हेल्प से आपको इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता था। इसकी स्पीड जनरली आपकी क्या होती थी, ये इसकी स्पीड हुआ करती थी। ये भी पहले के जमाने में काम आता था, इस कनेक्शन को आज के दिन काम में नहीं लेते हैं। ठीक, फिर आता है फाइबर ऑप्टिकल, सबसे ज्यादा काम आने वाला, सब ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा। ये क्या है, ये लेटेस्ट इंटरनेट का कनेक्शन है। ठीक, और ये आज के दिन सबसे ज्यादा काम में आने वाला इंटरनेट का कनेक्शन है, लेटेस्ट है। ठीक, अच्छा, इसमें लाइट सिग्नल्स में हम क्या करते हैं, लाइट सिग्नल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, और सबसे फास्ट इंटरनेट है। ठीक, इसकी स्पीड की बात करें तो 100 Mbps से लेके 10 Gbps तक की इसकी स्पीड है, इससे भी ज्यादा इसकी स्पीड है, हाई स्पीड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये सबसे फास्ट आज के दिन इंटरनेट कनेक्शन यही है आपका। ठीक, फिर आपका होता है वायरलेस ब्रॉडबैंड का मतलब होता है कि भाई आपके, जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग के अंदर जो जियो ने जो अपना सबसे पहले नेटवर्क अपना बिछाया था, तो उसके बाद में सबसे पहले जो जियो ने सर्विस दी थी वो वायरलेस के माध्यम से दी थी। तो जियो के जो टावर हुआ करते थे ना, उसके नियरेस्ट जो वायरलेस वाईफाई कनेक्शन, उसके नियरेस्ट वाईफाई के माध्यम से वो क्या करते थे, इंटरनेट की सुविधा देते थे। बाद में क्या करने लगे, बाद में मोबाइल फोन्स के अंदर और आपके
किसमें, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के माध्यम से देने लगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपके वो दिया करते हैं, उसको बोलते हैं वायरलेस ब्रॉडबैंड। तो आईएसपी टावर से वायरलेस सिग्नल्स के रूप में आपके क्या दिया जाता है, कनेक्शन दिया जाता है। जैसे घरों में आप जो घर में जो वाईफाई राउटर लगाते हो, उस वाईफाई राउटर से आप घर में जितने भी आपके मोबाइल फोन वगैरह जो कनेक्ट करते हो, उसको हम बोलते हैं वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर हम बोलते हैं मोबाइल इंटरनेट। तो ये तो सब आप जानते हो, आपके मोबाइल फोन में जो सिम है, उस सिम की हेल्प से आप 3G 4G 5G का जो इंटरनेट कनेक्शन काम में ले रहे हो, वो आपका मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन होता है ना। सिम बेस्ड सेलुलर डेटा कनेक्शन होता है, जिसके अंदर 4G 5G स्पीड की बात करें तो 4G के अंदर आपकी ये स्पीड 10 से लेके 150 Mbps तक थी, 5G में आपके 1 से 20 Gbps तक की स्पीड आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब तो अब लगभग सब किसको यूज कर लगे, 5G को यूज कर लगे, ठीक है। इसको मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करके भी इस कनेक्शन को आप काम में ले सकते हो। फिर सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन है ना। अभी क्या है, अभी आपकी एक कंपनी है जिसकी बात करता हूं, कंपनी का नाम है स्टारलिंक, है ना। कंपनी का नाम है स्टारलिंक, ठीक। और स्टारलिंक कंपनी का ओनर कौन है, टेस्ला का मालिक, समझ गए। तो स्टारलिंक कंपनी अभी क्या कर रही है, अभी इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल करवा रही है, किसके माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से। तो सैटेलाइट, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है ना, उस सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है। और इंडिया में भी क्या हुआ, इंडिया में भी ट्रायल फेज में चल रहा है, जो कि स्टारलिंक कंपनी क्या कर रही है, इसको ट्रायल फेज में इंडिया के अंदर भी सैटेलाइट कनेक्शन उपलब्ध करवाने वाली है, जो डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली सैटेलाइट से आपको इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इस सैटेलाइट कनेक्शन को काम में ले रहे हैं। ये बेसिकली दूर दराज क्षेत्र में, जहाँ पे जैसे पहाड़ी एरिया है, जहाँ पे केबल्स बिछाना संभव नहीं है, टावर लगाने संभव नहीं है, वहां पे इस कनेक्शन को ज्यादा काम में लिया जाता है, किसको, सैटेलाइट, ठीक है। अच्छा, फिर होता है लीज लाइन। तो लीज लाइन कनेक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं ना, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, या बड़ी जो यूनिवर्सिटी होती है ना, जो यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं, उन गवर्नमेंट के ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में बेसिकली एक स्पेसिफिक एक केबल बिछाई जाती है, किससे, जो आईएसपी होते हैं ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होते हैं, उनके ऑफिस से लेके, मतलब आईएसपी का जो हेड ऑफिस है उससे लेके और यूनिवर्सिटी तक, उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस तक एक अलग से एक डेडिकेटेड केबल बिछाई जाती है, और उस टाइप के इंटरनेट कनेक्शन बोलते हैं लीज लाइन, जिसमें बहुत हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जनरली जो जितनी भी जो बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटी IIT है, इन सब में लीज लाइन कनेक्शन ही होता है, ठीक। ये सारे क्या, ये सारे आपके इंटरनेट के क्या कनेक्शन है, ठीक। अब ये सारे जो इंटरनेट कनेक्शन है, इसके अलावा हम बात करेंगे, इसके अलावा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ना, उस बात करेंगे कि इंटरनेट के अंदर बेसिकली हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं। मतलब इंटरनेट को जब भी हम काम में लेते हैं ना, तो उसके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, और उन प्रोटोकॉल्स के रूप में हमें यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स को मैंने यहाँ पे बताया। इसके अलावा कुछ और भी प्रोटोकॉल्स है जो मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है ना, ये मैं आपको एक बार यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके रूप में इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स रूप में सबसे पहले प्रोटोकॉल बात करते हैं टीसीपी। क्या बोलते हैं, टीसीपी। टीसीपी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना। एक तो प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म आपको जरूर से याद रखना है, प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, ये किसके काम आता है, ये रिलेबल डेटा ट्रांसफर करने का काम आता है, रिलेबल डेटा ट्रांसफर करने का काम आता है, कौन सा, टीसीपी, ठीक। अच्छा, दूसरा प्रोटोकॉल है आईपी प्रोटोकॉल। कौन सा, आईपी। आईपी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो क्या करता है, जो आपके एड्रेसिंग और राउटिंग का कार्य करता है। क्या करता है, एड्रेसिंग और राउटिंग का कार्य करता है। फिर एक प्रोटोकॉल होता है HTTP, धरना बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है HTTP, जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेब ब्राउजिंग के काम आता है, किस काम आता है, वेब ब्राउजिंग के काम आता है। फिर एक प्रोटोकॉल होता है जिसको बोलते हैं HTTPS। तो देखो इसकी फुल फॉर्म तो सेम ही होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब होता है यहाँ पे, एस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एस का मतलब होता है सिक्योर, एस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सिक्योर। तो ये क्या होता है, ये सिक्योर HTTP है। कैसे, सिक्योर HTTP है। तो ये वेब ब्राउजिंग के काम आता है, लेकिन सिक्योर वेब ब्राउजिंग काम आता है। किस काम आता है, सिक्योर वेब ब्राउजिंग काम आता है। फिर एक प्रोटोकॉल होता है FTP, जिसको हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर। तो फाइल को शेयर करने के लिए इस प्रोटोकॉल को हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं, ठीक। फिर एक प्रोटोकॉल होता है SMTP, जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। मेल को भेजने के लिए काम आता है प्रोटोकॉल, किस काम आता है, मेल को भेजने के लिए काम आता है। फिर एक प्रोटोकॉल होता है POP, जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, है ना। इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल कौन सा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, कौन सा, POP, ठीक है। फिर एक प्रोटोकॉल होता है DNS, है ना, DNS, जिसको बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, जिसको बोलते हैं क्या, डोमेन नेम सिस्टम, जो बेसिकली क्या होता है, जो बेसिकली नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करवाता है, नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। और जो POP है ना, ये क्या करता है, ये बेसिकली मेल को रिसीव करवाता है, मेल रिसीव करने के लिए, SMTP मेल भेजने के लिए, और साथ में जो आपका DNS होता है वो क्या करता है, आपके जो डोमेन नेम होता है उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल होता है, इसके अलावा जैसे मेल के लिए जैसे SMTP, है ना, POP, IMAP,
ठीक है, डीएनएस, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है, जैसे आपका HTTP थोड़ा सा इनके बारे में और डेप्थ से मैं आप पढ़ाने वाला हूँ, डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन अभी आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से आपको समझना है। ठीक है, प्रोटोकॉल के रूप में टीसीपी फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है ना, सिक्योर वे में ब्राउजिंग करने के लिए काम आता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, सारे के सारे प्रोटोकॉल्स आपको अच्छे से याद होंगे। अब देखो, अब कुछ की पॉइंट्स के ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूं। जैसे सबसे पहला जो देखो, जो फर्स्ट नेटवर्क था ना, है ना, दुनिया का जो पहला नेटवर्क था, दुनिया का पहला नेटवर्क, कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। दुनिया का जो पहला नेटवर्क था, वो दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था, दुनिया का पहला नेटवर्क था अर्पानेट। कौन सा था, अर्पानेट था। ठीक है, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दुनिया का पहला नेटवर्क। ठीक, अच्छा, फिर बर्थ ऑफ इंटरनेट, बर्थ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का जन्मदिन कब है भाई, इंटरनेट का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था इंटरनेट का जन्म, 1 जनवरी 1983 को, 1 जनवरी 1983 को। अच्छा, ये कहानी आपको पता है ना, 1 जनवरी 1983 को इंटरनेट का डेट ऑफ बर्थ क्यों मानते हैं, क्यों, क्योंकि इस दिन अर्पानेट ने TCP/IP को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवा भी दिया था। ठीक है ना, इस दिन अर्पानेट ने TCP/IP को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था, ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था, ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था। ठीक, इसी कारणवश हम 1 जनवरी 1983 को इंटरनेट का जन्मदिन मनाते हैं। ठीक, अच्छा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, ये बता दीजिए, है ना, अगर आपको ये पता है तो ये बता दीजिए, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस दिन हुई थी और किस कंपनी ने की थी, इंटरनेट की शुरुआत, इंटरनेट का आरंभ बताओ भाई, भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ था और कौन सी कंपनी ने किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता दीजिए आप कि भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ था और कौन सी कंपनी ने किया था, ये बताओ भाई। भारत में इंटरनेट स्टार्ट कब हुआ था, भारत में इंटरनेट स्टार्ट था 15 अगस्त 1995 को, और कौन सी कंपनी द्वारा किया गया था, VSNL है ना, VSNL का नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड कंपनी के द्वारा भारत में 15 अगस्त 1995 को पब्लिकली इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। मतलब 15 अगस्त 1995 को भारत में पब्लिकली इंटरनेट की शुरुआत कर दी गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, VSNL द्वारा की गई थी। तो इंटरनेट के ऊपर ये पॉइंट ध्यान रखना है। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था, अर्पानेट। इंटरनेट का डेट ऑफ बर्थ कब है, 1 जनवरी 1983। क्यों, क्योंकि इस दिन अर्पानेट ने TCP/IP को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, और भारत में इंटरनेट शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1995। कौन सी कंपनी ने की थी इसकी शुरुआत, VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, है ना। एक जमाना था जब आपके BSNL का राज चलता था, लेकिन BSNL के तो अधिकारी BSNL को खा गए ना, गवर्नमेंट अधिकारी खा गए। नहीं, BSNL बहुत बड़े लेवल की ब्रांड बनती भारत में ना, बहुत बड़े लेवल का क्या रहता है, ISP रहता आज के दिन भी, लेकिन अब क्या होगा, खत्म सा हो गया BSNL आपके ना। तो देखो, अब उसके बाद में इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो एक बार देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, एक बार ये सारे पॉइंट्स देख लीजिए, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथ के साथ। देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखो, इंटरनेट बैकबोन में सबसे तेज डेटा ट्रांसफर किस मीडियम से होता है, बताओ फटाक से बताओ। इंटरनेट बैकबोन में सबसे तेज डेटा ट्रांसफर किस मीडियम से होता है, विच मीडियम प्रोवाइड द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर इन इंटरनेट बैकबोन, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव, किससे होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर जो है ना वो सबसे फास्ट है ना, फास्टेस्ट, ये आपके केबलों में सबसे फास्टेस्ट है।
सबसे फास्ट डेटा ट्रांसफर कौन से होते हैं? ऑप्टिकल फाइबर से होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो HTTPS में सिक्योरिटी किस टेक्नोलॉजी से आती है ना? HTTPS की बात करें तो HTTPS की फुल फॉर्म होती है क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने वाला प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और साथ में क्या सिक्योर, साथ में क्या सिक्योर ना। ये जो सिक्योर है ना, यहाँ पे सिक्योर है। इस सिक्योरिटी के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं? बेसिकली हम SSL और हम TLS सिक्योरिटी प्रोटोकॉल काम में लेते हैं, है ना। SSL की फुल फॉर्म होती है क्या? SSL फुल फॉर्म होती है सिक्योर सॉकेट लेयर। और इसकी फुल फॉर्म होती है क्या? ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो बेसिकली HTTPS के अंदर जो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ना, वो हम इन दो प्रोटोकॉल की हेल्प से करते हैं। किसकी हेल्प से? SSL और TLS। तो ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है कि HTTPS के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो SSL और TSL के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इन दोनों प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म भी ध्यान रख लेना, क्या होती है? सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, ये याद रखनी, अच्छे पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं IPv6 एड्रेस की लेंथ क्या होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस? फटाक से बता दीजिए। IPv6 है ना, IPv6 की फुल फॉर्म क्या होती है? अगर IPv6 बात करें तो फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन क्या? 6। इसकी लेंथ कितनी होती है? 128 बिट। 128 बिट। और देन ना IPv4 जो होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? उसकी होती है 32 बिट। 32 बिट्स। ठीक। IPv6 क्या है? न्यू जनरेशन आपका IP एड्रेस है, न्यू जनरेशन आपका IP प्रोटोकॉल है, जिसकी लेंथ कितनी है? जिसकी लेंथ है 128 बिट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट किस प्रोटोकॉल सूट पर आधारित है? बताओ भाई, इंटरनेट किस प्रोटोकॉल सूट पर आधारित है? इंटरनेट के अंदर जो भी आप काम करते हो, जो भी आप इंटरनेट की सर्विस की बात करते हो, उसमें किस प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं? किस प्रोटोकॉल सूट पर आधारित है? OSI, TCP/IP, FTP, HTTP, है ना। इंटरनेट जो ना वो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट पर आधारित है। वो TCP/IP में बेसिकली दो प्रोटोकॉल की बात करते हैं। एक तो प्रोटोकॉल होता है, एक तो होता है TCP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और कौन सा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, दो टाइप प्रोटोकॉल काम लेते हैं किसमें? हम इंटरनेट पे ना, TCP प्रोटोकॉल सूट। ठीक है। फिर WWW का आविष्कार किसने किया था? बताओ भाई। WWW है ना, WWW क्या है? क्या है यहाँ पे WWW? वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का आविष्कार किसने किया था भाई? फटाक से बता दीजिए, किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने, है ना, टिम बर्नर्स ली ने। और टिम बर्नर्स ली ने WWW के अलावा किसका आविष्कार किया था? किसका आविष्कार किया था? HTTP किसका? HTML किसका? URL, है ना। इन सब का आविष्कार भी किसने किया था? इन सब का आविष्कार भी टिम बर्नर ली ने किया था। ठीक है, ओके डन। अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डोमेन नेम को IP एड्रेस में डोमेन नेम को IP में कौन बदलता है? तो विच ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस? बताओ भाई, जो डोमेन नेम होता है ना, अब डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम की बात करें तो जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो ना, उसके लिए जो आप पर्टिकुलर जो आप नाम काम लेते हो, जैसे अपना जो पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अपना प्लेटफॉर्म क्या है? कॉम्प्यूटेक है। तो कॉम्प्यूटेक का ये जो कॉम्प्यूटेक का ये जो एड्रेस है ना, ये एक डोमेन नेम है। ठीक है, ये डोमेन नेम। इस डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने की जो प्रोटोकॉल होता है कौन सा होता है? DNS होता है। कौन सा होता है? DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है यहाँ पे? डोमेन नेम सिस्टम। तो DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अच्छा को पॉइंट है। नेक्स्ट आता है ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? बताओ फटाक से बताओ, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम में लेते हैं? POP3, SMTP, IMAP या FTP? ये कौन सा काम में लेते हैं? SMTP, है ना। SMTP काम में लेते हैं मेल को भेजने के लिए, और SMTP फुल फॉर्म क्या होती है? SMTP फुल फॉर्म होती है
सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। ठीक, अच्छा उसके अलावा जो POP होता है ना, POP और IMAP होता है, POP होता है IMAP होता है ना, ये दोनों क्या होता है, ये मेल को रिसीव करने के लिए काम आता है, मेल को रिसीव करने के लिए, मेल को रिसीव करने के लिए काम आते हैं, करने के लिए काम आते हैं, मेल को रिसीव करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बेजनल कौन सा है, SMTP है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डेटा पैकेट को रूट करने का काम कौन करता है भाई, विच डिवाइस रूट डेटा पैकेट को रूट है ना, मैंने कहा था ना, डेटा पैकेट को बेस्ट पाथ से भेजने के लिए आपको एक डिवाइस काम आती है, उस डिवाइस का नाम क्या है? किसी भी डेटा पैकेट को बेस्ट पाथ से भेजने के लिए डिवाइस होती है, कौन सी होती है? राउटर होती है। कौन सी होती है? राउटर। तो किसी भी डेटा पैकेट को बेस्ट पाथ से भेजने की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? राउटर की बात करते हैं। ठीक है, राउटर डिवाइस है, डेटा पैकेट को बेस्ट पाथ से भेजती है ना। यूआरएल में अब देखो यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट होता है। HTTP किसको दर्शाता है? तो यूआरएल के अंदर HTTP जो है ना, HTTP है, इसका मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल है, इसको हम कहते हैं, ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है। ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है। ये क्या है? एक प्रोटोकॉल होता है। अब यूआरएल क्या होता है, यूआरएल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सब आपको स्टडी करनी है, धीरे धीरे आपके सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं ISP का फुल फॉर्म बताओ भाई। ISP फुल फॉर्म क्या होती है? ISP क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बन जाएगी? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो भाई जो भी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी होती है ना, जैसे सबसे बड़ी लेवल पे आज दिन क्या, जियो है, एयरटेल है, तो ये सब क्या है? ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट, POP3 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फटाक से बताइए। POP मतलब क्या होता है? POP की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, अच्छा इसको किस काम में लेते हैं? सेंड मेल के लिए, रिसीव मेल के लिए। किसके लिए कहता है मैंने? ना रिसीव मेल के लिए। सेंड मेल के लिए तो किसको काम में लेते हैं? सेंड मेल के लिए होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम लेते हैं। रिसीव करने के लिए किसको? POP3 को काम लेते हैं। उधर ना इसके साथ में ना, रिसीव करने के लिए एक तो किसको? POP3 को, एक IMAP को काम में लेते हैं। किसको काम लेते हैं? IMAP। ठीक, IMAP को काम लेते हैं POP3 के अलावा। ठीक है, POP3 बेसिकली क्या है? आपका पुराने जमाने का प्रोटोकॉल है, IMAP आपका लेटेस्ट प्रोटोकॉल है मेल को रिसीव करने का। ठीक है, ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना आपको। फिर क्या, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? बताओ भाई। फायरवॉल एक नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में पढ़ाया था आपको, इसका मुख्य कार्य क्या है? बताओ। इंक्रीज बैंडविड्थ इंक्रीज करता है, ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस। तो मैं बताया था ना, फायरवॉल क्या है? गेट कीपर है ना, गेट कीपर है जो सिक्योरिटी काम कर रहे हैं, इंटरनेट पे सिक्योरिटी काम कर रहा है, तो कर रहा है ये कर ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कॉलेज के गेट का, तो कॉलेज के गेट पे जो गार्ड होते हैं वो क्या करते हैं? अनऑथराइज पर्संस को कॉलेज जाने से रोकते हैं। तो इसी टाइप से फायरवॉल होता है किसमें? इंटरनेट पे। ठीक है, ध्यान रखना आपको। इंटरनेट के माध्यम से कॉलिंग को क्या कहते हैं? अगर इंटरनेट के माध्यम से आप कॉल करते हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, इसको हम कहते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, वेब पेज को लोड करने में मुख्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? किसी भी वेब पेज को लोड करने के लिए, कोई भी वेबसाइट्स को जब आप एक्सेस करते हो ना, और वेबसाइट को एक्सेस करते समय वेब पेज लोड होते हैं, तो वेब पेज को लोड करने के लिए मुख्यतः कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? FTP, HTTP, SMTP, POP। कौन सा आता है? कौन सा था आपका? HTTP है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना। और वेबसाइट्स के अंदर जो आपके जो टेक्स्ट होते हैं वो हाइपर टेक्स्ट होते हैं। उन हाइपर टेक्स्ट को लोड करने के लिए बेसिकली आप कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट में पोर्ट नंबर किसके लिए उपयोग होता है? देखो, इंटरनेट में पोर्ट नंबर किसके लिए उपयोग होता है? तो बेसिकली इंटरनेट के अंदर जब भी हम किसी सर्विस की बात करते हैं ना, इंटरनेट के अंदर जब भी हम किसी सर्विस की एक्सेस की बात करते हैं, तो सर्विस के लिए जो नंबर होता है ना, वो होता है पोर्ट नंबर। तो इंटरनेट पे किसी सर्विस को या किसी प्रोसेस को, ना, आइडेंटिफाई प्रोसेस और सर्विस, किसी प्रोसेस को और सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर होता है। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आपका मोबाइल फोन है,
अब आपका मोबाइल फोन जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो ना, तो आपके मोबाइल फोन को एक आईपी एड्रेस मिल जाता है, उस आईपी एड्रेस से आपके मोबाइल फोन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हो आप मोबाइल फोन से, तो आपका आईपी एड्रेस है वो क्या करता है, वो आपकी रिक्वेस्ट को एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, और जब रिक्वेस्ट के बेस पे आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो उसी आईपी एड्रेस के बेस पे आपके मोबाइल तक रिस्पॉन्स पहुंच जाता है। लेकिन आपके मोबाइल फोन में तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे मोबाइल फोन व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है, बहुत सारे एप्लीकेशन। अब किस एप्लीकेशन तक डेटा पहुंचाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पोर्ट नंबर काम में लेते हैं। किसको हम लेते हैं, पोर्ट नंबर काम लेते हैं। और पोर्ट नंबर बेसिकली एक 16 बिट का नंबर होता है। क्या होता है, एक 16 बिट का नंबर होता है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट आपको जानना है कि सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर होता है 16 बिट का एक नंबर होता है। फेसबुक इंस्टाग्राम किस इंटरनेट सर्विस के एग्जाम्पल है, बताओ भाई। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये किस इंटरनेट सर्विस का एग्जाम्पल है, बताओ। ई कॉमर्स का, सोशल नेटवर्किंग का, क्लाउड सर्विस का, ईमेल का, किसका है, ये सब सोशल नेटवर्किंग है। क्या है, ये सब आपके सोशल नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इंटरनेट पर अनऑथराइज एक्सेस रोकने वाला हार्डवेयर क्या होता है, अभी जस्ट आपके एक और क्वेश्चन था, इसी का एक रिवर्स वे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनऑथराइज एक्सेस अगर आपको रोकना है तो फिर आप किसकी बात करते हो, आप किसकी बात करते हो, फायरवॉल की बात करते हो। किसकी बात करते हो, फायरवॉल। तो अनऑथराइज एक्सेस रोकने के लिए आप फायरवॉल की बात करते हो इंटरनेट पे, है ना। HTTP स्टेटस कोड 404 का अर्थ क्या है, देखो कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की ट्राई करते हो तो उस टाइम पे एक कोड आता है 404। तो इसको मतलब है जो पेज है ना वो आपको फाउंड नहीं हुआ, वो पेज आपको नहीं मिला, तो पेज नॉट फाउंड के लिए जो आपका एरर होता है वो होता है 404। ठीक है, तो ये एरर है पेज नॉट फाउंड का। ठीक, अच्छा अब देखो इस टाइप से आपने क्या किया, इस टाइप से आपने आज का जो क्लास है, आज की क्लास में बेसिकली आपने क्या किया, इस टाइप से सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में आपने रिवाइज किया है। ठीक, तो अगर हम सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो आज की क्लास के जो जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इसमें हमने इंटरनेट के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट कर लिया है, और इंटरनेट के ऊपर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट जो क्लास हमारी होने वाली है उसमें बेसिकली हम वेब ब्राउजर के बारे में बात करेंगे, वेब सर्वर के बारे में बात करेंगे, यूआरएल के बारे में बात करेंगे, डोमेन नेम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, मतलब इसी के सारे एडवांस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, आगे स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे हम साइबर के ऊपर, है ना। फिर उसके बाद हमारे पास हमारी एक यूनिट है ना, साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे हम, है ना, साइबर क्राइम्स की बात करेंगे, साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे। तो उसके बाद हम उन सारे पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, और इस टाइप से आपके 2-3 पॉइंट्स और हैं जो आपको स्टडी करनी है आईसीटी में। उसके बाद आपका आईसीटी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि आईसीटी का जो पोर्शन है उसमें मैं आपको एक भी क्वेश्चन आपको इन सभी पॉइंट से बाहर नहीं जाने दूंगा। बस ये है कि आपको इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और साथ में क्या करना है, साथ में आपको मैं जितने भी अदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगा वो सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में करने हैं। और साथ में मैं क्या करूंगा, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको सीटी प्रोवाइड कर दूंगा आंसर के साथ, वो क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करके चले जाना, आईसीटी आपका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये निश्चिंत रहो, आईसीटी पोर्शन है इसमें आपको फुल नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत ईजी पोर्शन होता है। वैसे है कि आईसीटी में जनरली जब नॉन टेक वाले स्टूडेंट जब आईसीटी पढ़ने की बारी आते हैं ना, तो क्या करते हैं, सीक्वेंस में नहीं पढ़ते, वरना वो इधर उधर हाथ पैर मार के क्या करते हैं, कहीं से कुछ पढ़ लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया, और वो सारा क्या हो जाता है, उनका मिक्सचर हो जाता है, और फिर क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। और जब आप चीजों को रटने की कोशिश करते हो ना, तो फिर आपकी एक लिमिट होती है, उसी लिमिट तक आप रट पाते हो, तो उस लिमिट को क्रॉस आप कर नहीं पाओगे। तो लिमिट को क्रॉस करने के लिए क्या, चीजों को सीक्वेंस से पढ़ना है, और चीजों को सीक्वेंस पढ़ना माइंड में परमानेंट के लिए सेट करना है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।